हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री में जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अगला जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, वो आपको पता ही है। कल मैं केमिस्ट्री का बेसिक लेके चल रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा था, जो सामान्य जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। पहले हम उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पर आएंगे। ठीक है, तो कल मैं पदार्थ के प्रकार समझा रहा था, उसमें मैंने यौगिक समझाया था। मैंने यौगिक की परिभाषा लिखवाई थी, आपको कंपाउंड की परिभाषा लिखवाई थी यौगिक। ठीक है, और मैंने कहा था कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके जो पदार्थ बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था जल का। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। अब इसके गुण क्या होते हैं, यौगिक के गुण क्या होते हैं, वो हमें समझना है। पहला पॉइंट, इसका रासायनिक संगठन, इसका रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन स्थिर रहता है। इसका रासायनिक संगठन स्थिर रहता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। यानी रासायनिक संगठन जो होगा वो हमेशा डेफिनेट रहेगा। जैसे हमने H2O पढ़ा, जल है, तो इसमें जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो कितना आया था, 1:8 आया था। द्रव्यमानों का निकाला था हमने कल, तो ये 1:8 ही रहने वाला है, हमेशा इसी प्रकार से रहने वाला है। और इसमें हम एक रूल भी पढ़ेंगे, स्थिर अनुपात का नियम, जो हमें यही बताएगा कि यौगिक में जो तत्वों के द्रव्यमान हैं वो एक निश्चित अनुपात में ही उपस्थित रहते हैं, उनमें कभी भी चेंज नहीं आता, यौगिक को चाहे हम किसी भी विधि से बनाएं। ठीक है, ये हमें समझना है। नेक्स्ट जो पॉइंट समझना है वो इसमें अवयवी तत्वों के गुण नहीं पाए जाते, गुण नहीं पाए जाते हैं। अवयवी तत्वों के गुण नहीं पाए जाते हैं। यौगिक के अपने गुण होते हैं, यौगिक के अपने गुण होते हैं। यौगिक के अपने गुण होते हैं। ठीक है, ये चीज समझनी है। इसमें अवयवी तत्वों के गुण नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, और यौगिक के अपने गुण होते हैं, ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट हमारा आता है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं अपने गुण, तत्वों के गुण नहीं पाए जाते, कैसे समझें। तो देखो जल के अंदर देखिए, जल का सूत्र क्या है, H2O। जल में हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन H2 रूप में रहता है देखा जाए प्रकृति में, और ऑक्सीजन O2 रूप में रहता है ना। नेचर में, प्रकृति में हाइड्रोजन H2 रूप में रहेगा और ऑक्सीजन O2 रूप में रहेगा, है ना। ये तत्व, हाइड्रोजन तत्व H2 रूप में पाया जाता है और ऑक्सीजन तत्व O2 रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब हम समझें, देखो हाइड्रोजन जलता है ना। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, जलती स्वयं। ये हाइड्रोजन गैस स्वयं जलती है, खुद जलती है। और ये क्या है, जलने में, ये क्या है, जलने में क्या है भाई, सहायक, हेल्पफुल है। जलने में क्या है, ये सहायक है। अब हम जल की ओर चलते हैं। देखो हाइड्रोजन गैस स्वयं जलती है भाई, ये फटफट की साउंड के साथ जलती है, आपने पढ़ा था। और यानी विस्फोट के साथ, अगर ज्यादा मात्रा में विस्फोट होगा। O2 हेल्पफुल है जलने में, दूसरों की जलने में हेल्प करती है, ईंधन इसी की उपस्थिति में जलता है, स्वयं नहीं जलती। ठीक है, अब हम जल पर आ जाएं, H2O पर आ जाएं। ना तो स्वयं जलता है भाई, ना स्वयं जलता है, और ना जलने में या जलाने में कह सकते हैं हम, सहायक है।
और ना जलाने की सहायक है। देखते हो आप, आग बुझाने के काम आता है। तो ये प्रॉपर्टीज जल के अंदर नहीं हुई, किसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, अतः जल एक क्या है, यौगिक है। समझ में आ गई बात। जल में हमने ये पॉइंट कैसे समझा कि इसमें अवयवी तत्वों के गुण नहीं पाए जाते हैं। ये कैसे क्लियर हुआ कि भाई इसमें कौन कौन मौजूद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मौजूद है किसके अंदर, जल के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो जल है उसमें इन दोनों के गुण है क्या, नहीं है। ना तो जल स्वयं जलता है भाई, ना ही स्वयं जलता है, ये खुद जलता है, ये जलता थोड़ी है जल, और ना ही जलाने में सहायक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज जल में मौजूद नहीं है, ये किसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट, इसके अवयवों को या अवयवी तत्वों को कहूं मैं, अवयवी तत्वों को भौतिक विधियों द्वारा, भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, पृथक नहीं कर सकते। भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल मेथड्स जो होते हैं उनके द्वारा हम अलग नहीं कर सकते किसको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जैसे जल में है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। जैसे भौतिक विधियां कौन सी हैं, आसवन है ना, ऊर्ध्वपातन है, क्रिस्टलन है। तो ऐसी कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा हम मिश्रण से अवयवों को अलग करते हैं। उन विधियों को अपनाकर हम इसके अवयवी तत्वों को अलग नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम क्या आसवन से अलग कर सकते हैं, क्या हम अन्य जो विधि क्रिस्टलीकरण अपना करके कर सकते हैं। कोई भी विधि हम भौतिक विधि अपना लें, उनके द्वारा हम यौगिक के अवयवी तत्वों को अलग नहीं कर सकते। हाँ, रासायनिक विधियां अपनाकर हम इसके अवयवी तत्वों को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये यौगिक की बात हो गई जो हमने समझी। अब हम बात करते हैं मिश्रण की। जो मिश्रण हमने पढ़ा था उसकी चर्चा करते हैं। मिश्रण, मिक्सचर की बात करते हैं, ठीक है। मिश्रण तो परिभाषा क्या हो गई, दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, उनको हम किसी भी अनुपात में मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, मिश्रण मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे किसको मिला दें हम, नमक और रेत को मिक्स कर दें, ठीक है, नहीं, ये मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। ऐसे ही लौह रेत प्लस लोहा चूर्ण, लोहे का जो बुरादा है, लोहे का जो चूर्ण है उसको मिक्स कर दें तो मिश्रण बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और हम नमक प्लस जल, यानी जल में नमक को घोलते हैं, क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मिश्रण के एग्जांपल्स हैं। अब देखो मिश्रण दो प्रकार का होता है। तो मिश्रण के प्रकार क्या हैं, मिश्रण के
प्रकार, मिश्रण के प्रकार। तो ये दो प्रकार का होता है। कौन सा? समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। एक हो गया हमारा समांगी मिश्रण, दूसरा हो गया विषमांगी मिश्रण। ठीक है, ये जो प्रकार है ये संगठन के आधार पर है। किस आधार पर है भाई? संगठन के आधार पर है। तो अब हम एक एक को विस्तार से समझते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो पहला मैं आपको समझा रहा हूं समांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं इसको, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिश्रण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कौन सा होगा? इसका या इसके प्रत्येक भाग का संगठन समान रहता है। प्रत्येक भाग का संगठन समान रहता है। ठीक है, यानी हम इसमें से कितना ही भाग क्यों ना निकालें, उस भाग में जो अवयव हैं उनके बीच जो अनुपात है द्रव्यमानों का, ठीक है, आयतन का जो भी है, वो बिल्कुल समान रहता है। जितना पूरे मिश्रण में रहता है उतना ही उस मिश्रण के भाग में रहता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला पॉइंट समझ रहे हैं। इसके अवयव पूर्णतया आपस में मिश्रित हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं अर्थात अवयवों को पृथक नहीं देखा जा सकता है। देखो बात ये आई यहां पर कि हमने मिक्सचर बनाया, तो मिक्सचर जो बन गया तो उसमें जो हमने अवयव डाले हैं वो एक दूसरे में मिल जाएं। ठीक है, उनके कण आपस में इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएं कि हमें पूरा मिक्सचर एक जैसा दिखाई दे, पूरा मिश्रण एक जैसा दिखाई दे। हम ये नहीं पहचान सकें कि यहाँ ये अवयव है और यहाँ ये अवयव है। जैसे आप देखते हो, हम अगर नमक को जल में घोल देते हैं, नमक को किसमें घोलते हैं भाई? भाई हमने यहाँ जल लिया, ये क्या है? वाटर ले लिया, और इसमें क्या डाल दिया हमने? NaCl डाल दिया, नमक डाल दिया, घोल दिया। तो घोलने के बाद हमें जो सॉल्यूशन मिला वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा, उसमें हमें नमक कहीं भी अलग दिखाई नहीं देगा। तो ये अब विलयन बन गया। ठीक है, तो इसमें हम नमक को अलग अलग नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऐसे ही मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। और इसमें से हम एक बूंद निकालें, चाहे हम इसमें से 10 ml निकालें, बिल्कुल एक बूंद में जितना नमक होगा अनुपात के अनुसार, उतना ही
उस लिए गए और अधिक आयतन में भी वही अनुपात पाया जाएगा। तो इसका प्रत्येक भाग का संगठन क्या रहेगा, समान। ऐसा नहीं है कहीं नमक कम है तो कहीं नमक ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा। सही है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं वो हमें समझने हैं। एग्जाम्पल्स जैसे नमक प्लस जल, इसके अलावा चीनी या शक्कर प्लस जल, ठीक है। इसी तरीके से वायु, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं हमारी, कोई भी हमने कोल्ड ड्रिंक्स देख ली उसमें CO2 को घोला जाता है ना, और भी अन्य पदार्थ घुले रहते हैं, ठीक है। नींबू पानी समझ लो, नींबू पानी हो गया, है ना। इस तरीके से और भी हमारे ऐसे मिश्रण हमें देखने को मिलते हैं जो समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की, ठीक है। कौन से मिश्रण है हमारे, विषमांगी मिश्रण। इसमें समांगी में मिश्र धातु भी आती है, समांगी में मिश्र धातु भी आती है, ठीक है। मिश्र धातु समांगी मिश्रण होती है। अब हम विषमांगी मिश्रण की बात कर रहे हैं। विषमांगी मिश्रण, ये इसमें हम वही लिखेंगे, इसके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं रहता है, समान नहीं रहता है। इसके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं रहता है। अगला पॉइंट, इसके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है, अलग अलग देखा जा सकता है। इसके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। यानी जो हम मिश्रण बना रहे हैं उसमें जो अवयव लिए हैं उनको हम अलग अलग देख सकते हैं, उनको अलग अलग देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे अब हम उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या हो गया, देखो इसका तेल प्लस जल। ये तेल को जल में डाल दो, आप तेल की बूंद अलग देखेंगे जल के अंदर, ठीक है। दूसरा नमक प्लस रेत, बारीक पिसे हुए नमक को रेत में मिला दो, अलग अलग दिखेगा हमें। सल्फर यानी जो गंधक होती है प्लस लौह चूर्ण, ठीक है। ये भी हमें अलग अलग दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है। तो देखो सीधी सी बात है, यौगिक और मिश्रण में कोई अंतर आपसे पूछ ले तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हो, इतनी कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। ये आप सेल्फ करके देखेंगे, मैं आपको समझा देता हूं। यौगिक तथा मिश्रण में
अंतर, ये बेसिक पॉइंट आपको आने चाहिए। एक तरफ यौगिक है। अब देखो पहली बात कर लें कि भाई इसका जो संगठन है वो क्या है, स्थिर। इसका कैसा होता है, अस्थिर। स्थिर नहीं, देखो किसी भी अनुपात में मिलाया है, लेकिन यहाँ अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती। हाँ, इसके मिश्रण के जो अवयव हैं उनका अनुपात हम चेंज कर सकते हैं। पहले किसी अनुपात में मिला रहे हैं तो अगली बार किसी अनुपात में मिला सकते हैं, किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। अगला पॉइंट, जो अवयव हैं, अवयवों को भौतिक विधि से पृथक नहीं कर सकते। इसमें कर सकते हैं, ये सिंपल सी बात है, इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अवयवी या अवयवों के गुण नहीं होते, गुण नहीं, इसमें गुण होते हैं। वही अवयवों के गुण होते हैं, अवयवों के गुण होते हैं। जैसे हमने नमक और जल डाला तो नमक का स्वाद खारा होता है, हमें आएगा। जल भी हमें जैसा लगता है स्वादहीन, तो जल स्वादहीन रहेगा। दोनों की प्रॉपर्टीज उसमें पाई जाएंगी। ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। इस तरीके से हम अंतर लिख सकते हैं, आप सेल्फ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। वो पॉइंट है हमारा भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी अब अवस्था के आधार पर पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर, या सीधा हम कह सकते हैं अवस्था के आधार पर के प्रकार। ठीक है, इस आधार पर जो हम कह सकते हैं पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के बनते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को हम तीन प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला कौन सा है हमारा, ठोस। अगला कौन सा है हमारा, द्रव। अगला कौन सा है हमारा, गैस। ठीक है ना, ये इस तरीके से तीन प्रकार के पदार्थ हो गए, यानी यही पदार्थ की अवस्थाएं हो गई। अब हम पढ़ते हैं पहले ठोस को। पहले हम पढ़ते हैं ठोस को, समझ लेते हैं पहले ठोस। सॉलिड, डेफिनेशन लिखते हैं, वह पदार्थ जिसका गलनांक, वह पदार्थ जिसका गलनांक कमरे के ताप से उच्च होता है, कमरे के ताप से उच्च होता है, ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। वह पदार्थ जिसका गलनांक कमरे के ताप से क्या होगा, उच्च होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। ठीक है, सॉलिड कहेंगे। अब हम बात करें कि इसमें क्या क्या गुण होते हैं, वो चीज समझनी है हमें कि ठोस के गुण क्या क्या होते हैं।
पहला इसका आकार व आयतन, आकार व आयतन निश्चित होता है। आकार व आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। क्यों होगा ऐसा, ये चीज क्यों होती है, इसके लिए मैं आगे गुण लिखवाने जा रहा हूं, उनके आधार पर हम समझ पाएंगे। इसके अणुओं को हम कण कह सकते हैं, की बात है, कण कह सकते हैं, कण के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होता है। अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो क्या होगा भाई, बहुत अधिक होगा। ठीक है, इसके अणु या कण, एक ही बात है, बहुत पास पास स्थित होते हैं, बहुत पास स्थित होते हैं। तो इसी चीज को लेकर के हमें समझना है। ठीक है, देखो ये कण है ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दी मैंने। ठीक है, तो ये कण एक दूसरे से बहुत ज्यादा आकर्षण से जुड़े हुए हैं, इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम है। जब आकर्षण बहुत ज्यादा है तो ये अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, अपने स्थान को क्या नहीं करते, छोड़ते नहीं है, अपने स्थान पर ही बने रहते हैं। इसलिए इनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। समझ में बात, आकार और आयतन निश्चित क्यों होगा, क्योंकि देखो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा है और अणु बहुत ज्यादा पास पास स्थित बने हुए हैं, और जिस वे में जिस स्थान पर बने हुए हैं उसी स्थान पर वो क्या होते हैं, बने रहते हैं, अपने स्थान को नहीं छोड़ते। इसलिए ठोस का आकार और आयतन सदैव क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक ठोस को पढ़ेंगे, उसके बाद कल और इसके गुण पढ़ेंगे। एग्जाम्पल आप समझते ही हैं, ठीक है, जैसे बर्फ का उदाहरण दे दिया, जैसे कोयला, जैसे पत्थर, है ना, तो ये सारे एग्जाम्पल ठोस के हैं और हम हमारे दैनिक जीवन में ठोस के अलग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। अभी मैं बेसिक पॉइंट पर ही चल रहा हूँ, बेसिक पॉइंट लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद हम चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं क्लोज करते हैं।